Good evening, Ravi. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Purva. Good evening. हाँ सर, गुड इवनिंग। Good evening. ओके सर, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, एकदम हार्डकोर फाइनेंस, जिसमें हम लोग ना भी बात कर रहे हैं सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। अच्छा, एक बात मैं बार बार कहूंगा, अगर किसी का भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिस है ना, यार मतलब रिवीजन करना चाहते हैं, लिंक नहीं है मेरे से, लिंक ले लो और टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बार प्लीज गो थ्रू करो सर, ठीक है सर। क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है, ये टॉपिक नॉट जस्ट इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको अगर प्रॉपर कैलकुलेशंस करना है या फाइनेंशियल आंसर को प्रॉपरली समझना है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं लास्ट क्लास में ना, लास्ट वीक मैंने काफी लोगों को शेयर कर दिया, ठीक है। सो बाई चांस अगर किसी के पास नहीं गया, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो प्लीज ले लीजिएगा सर, ठीक है सर। चलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम लोग ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्कशन करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे सर, जहां पर आप लोगों को मैं ना एक्चुअली यही समझा रहा था। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि सर बिजनेस करने के लिए ना कैपिटल को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मैनेजमेंट माने ज्यादातर केस में क्या होता है, बिजनेस को ना अपने पास पैसा तो होता नहीं है सर, सच में नहीं होता। हाँ सर, ज्यादातर बिजनेस एक कैश क्रंच में चलता है। कैपिटल का जो क्रंच है वो ऑलवेज बिजनेस फेस करता है, और इसीलिए ना बिजनेस को कहीं ना कहीं लोन, शेयर, ठीक है, मैंने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है ना। तो चाहे आप लोन के थ्रू से लो, ठीक है, जिसको प्यार से ना मार्केट में टर्म लोन भी कहते हैं। आप इक्विटी शेयर का सहारा ले लो, आप प्रेफरेंस शेयर का सहारा ले लो। सहारा ले लो मैंने बेसिकली डिपेंड करो बिजनेस करने के लिए। लेकिन सर उसको मैनेज करने के लिए मैंने, या फिर उसके ऊपर डिपेंड करोगे तो उसका एक कॉस्ट तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। हर चीज का एक कॉस्टिंग होता है, तो कैपिटल को भी एक कॉस्ट मैनेज करना पड़ता है। सिंपल बात है सर, मैं हमेशा हर क्लास में बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ वंस अगेन। अगर आप मार्केट से 1 लाख का लोन लेते हो इन सिंपल लोन कैपिटल, बैंक आपको बोला है कि भाई इस पर्टिकुलर 1 लाख पे 12% बैंक को पे करना है, ठीक है, बैंक को रिपे करना है 12%। तो 1 लाख का 12% हो जाता है 12,000 इन सिंपल। तो दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट। अब ये 12,000 आपका कॉस्ट पड़ गया, परसेंटेज में बोले तो 12%। लेकिन इसी 1 लाख को मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे, और आप मानो 1 लाख मार्केट में इन्वेस्ट करके 1,15,000 इनकम कर रहे हो, पॉइंट बी नोटेड सर। 1,15,000 आप रिटर्न कमा रहे हो टोटल। तो बेसिकली आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000। मैंने हम अगर परसेंटेज में बोले तो 1 लाख का 15,000 बने 15%, ठीक है। तो ये जो 15% है ये आपका रिटर्न है, और ये जो 12% है दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक बिजनेस तभी सरवाइव कर सकता है, तभी वो बिजनेस आगे, मैंने क्या बोलेंगे सर, गोइंग कंसर्न मोड में रह सकता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न, आजकल मेरा बेसिक ऑफ अकाउंट्स का भी क्लास चल रहा है, सैटरडे सैटरडे होता है सर। जिनका अकाउंट्स का बेसिक वीक है, मैं उन लोगों को बहुत बार बोला सर आप अकाउंट्स का क्लास जरूर करो, स्पेशली सीए फाउंडेशन या फिर सीएमए इंटरमीडिएट, सीएमए फाउंडेशंस वालों के लिए तो है ही, बट जिनको भी अकाउंट सीखना है, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड फाइनेंस का जो ये एरिया है, इसमें काफी हेल्प होता है। एवरी सैटरडे नॉर्मली हम लोग 3:30 के आसपास वो वाला क्लास करते हैं। पूर्वा मुझे एक बार बोला था, लेकिन मैं और पूर्वा को बता नहीं पाया। पूर्वा, मैंने अकाउंट्स का क्लास स्टार्ट किया, हो सके तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अच्छा। হ্যাঁ স্যাটারডে আমার হবে, কিন্তু স্যার এদিকটা একটু সামলে নি, আর এই পড়াগুলো তারপরে ওইটা জয়েন করব, কারণ ঠিক সব আছে, একসাথে পড়লে হ্যাঁ হবে না। আমি আমি জানি, ওই জন্যই আমি বলিনি তোমাকে কিছু।
কিন্তু আর আমি আপনার হ্যাঁ যেহেতু আমি আপনার স্টার্ট করেছি সেই জন্য আমি বললাম একটু, ঠিক আছে? হ্যাঁ, না আমি বলেছিলাম আপনাকে অ্যাকাউন্টস এর কথা, কিন্তু আপনার হ্যাঁ থেকে পরে আমি ভিডিওটা নিয়ে নেব। অসুবিধা হবে যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা জিজ্ঞাসা করবো, কিন্তু ঠিক এখন আছে। বেসিক অপশনটা ভালো করে করি। না না, ইটস ওকে, আমি জানি, ওই আমি জন্যই বলিনি, ওই জন্যই আমি হ্যাঁ, চারটে ইয়ে করে, আর আমি তো চারটেই পরীক্ষা দেবো, তো বেসিক অপশনস আর টেকনিক্যাল, ওই জন্য এই দিকটা আগে সেরে নিই। ঠিক আছে, আমি নো জানুয়ারি ইস্যু, মাসের মধ্যে ঠিক ওই আছে, জন্য। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा याद आया तो मैं बोल दिया, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, तो 12% माने 1 लाख का 12% हो गया आपका 12,000, ये आपका कॉस्ट है। एंड इधर आपका आर माने रिटर्न, ठीक है, माने बेसिकली 15,000। तो आर शुड बी ग्रेटर देन केसी। रिटर्न अगर 15% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 12% है, तो बेसिकली आप ना यहाँ से 3% का बेसिकली गैप है, वो 3% आपका एक्चुअली इनकम है, ठीक है। तो कॉस्ट से अगर रिटर्न को माइनस करोगे तो आपको एक इनकम मिलेगा, और यही इनकम आप एंजॉय करते हो। 3% यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन नहीं है सर ये जो 15% रिटर्न या 12% कॉस्ट, रिटर्न तो ठीक है, रिटर्न अलग से बात करेंगे सर, लेकिन 12% कॉस्ट, ये जो मैंने एक ये एग्जाम्पल के लिए था। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि बिजनेस को ना बहुत सारा मैटर सामना करना पड़ता है, एक रियल बिजनेस को वैराइटीज ऑफ मैटर का फेस करना पड़ता है। और उसमें ये जो अलग अलग है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हो गया, ठीक है। ये सारा चीज एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। जैसे एक बार फिर भी बता देता हूँ, डेब्ट माने बेसिकली लोन को ही डेब्ट कहते हैं, ठीक है। अब लोन का अलग अलग टाइप्स भी हैं, जैसे मानो इसको हम लोग डिवेंचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ना बैंक में जो लोन देते हैं ना उसको टर्म लोन बोलते हैं, अगर बिजनेस लेने जाते हैं तो उसको टर्म लोन बोलते हैं, टर्म लोन के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली लोन है, हम लोग ज्यादातर नॉर्मल लोग इसको लोन के नाम से जानते हैं, बट डेब्ट का ही दूसरा नाम है लोन। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जिसमें डिवेंचर भी आ सकता है, बॉन्ड भी आ सकता है, टर्म लोन भी आ सकता है। प्रेफरेंस शेयर के बारे में मैं लास्ट दिन आपको बता रहा था कि प्रेफरेंस शेयर एक तरह का शेयर ही है, मैंने इट्स लाइक ए शेयर, लेकिन इसमें ना डिवेंचर का थोड़ा कैरेक्टर होता है और इक्विटी का भी थोड़ा कैरेक्टर होता है, इसलिए ना हाइब्रिड होते हैं। ये चीज मैं लास्ट दिन आपको समझा रहा था कि प्रेफरेंस शेयर हाइब्रिड क्यों होते हैं, व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, इक्विटी शेयर माने हम लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या फिर किसी भी कंपनी में अगर आप उसका शेयर परचेस करते हो तो वो बेसिकली इक्विटी शेयर ही होता है, ठीक है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ओपन मार्केट से लो या फिर कोई बल्क डील में लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बल्क डील का, एक एग्जांपल लेने से आपको सुविधा रहेगा। पेटीएम में रिसेंटली हुआ है सर, पेटीएम बल्क डील, ये रिसेंटली हुआ है। आई थिंक आप लोगों में से भी जो लोग स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो या फाइनेंशियल मार्केट को फॉलो करते हो, दे मस्ट नो कि हुआ क्या है कि पेटीएम में ना एक बड़ा कंपनी था, वो पेटीएम छोड़ के चला गया, और बदले में एक बड़ा कंपनी पेटीएम में इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। तो जो चला गया सर वो 150 करोड़ के आसपास का शेयर सेल करके चला गया, और जो न्यू कंपनी आया है सर वो भी करीब करीब, ये देखो सर, द मोस्ट रिसेंट बल्क डील फॉर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड हैपेंड ऑन नवंबर 24, माने 3 दिन पहले हुआ है सर। ट्रेडेड वन एवरेज ऑफ 877.20 करके शेयर लिया, ये देखो, वाया बल्क और ब्लॉक डील, ठीक है। मेड बाय प्रोमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, वेंचर कैपिटलिस्ट। मोस्ट प्रोबेबली मैं कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, ये देखो क्लाइंट का नाम दिया यहाँ, ठीक है। बहुत सारा क्लाइंट एक साथ मिलके परचेस किया है, और ये बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग कोई था वो सेल करके निकल रहा है। यहाँ पर ना कंपनी का शेयर का डिटेल्स भी दिया है। अब देखो, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो ना सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने से ना आपको एक्चुअली ये समझ में आता है कि अंदर का बात क्या है, ठीक है। ये सब देखो, ये जो भी आपको दिख रहा है ना कि कोई कंपनी का शेयर सेल कर दिया, कोई कंपनी का शेयर परचेस कर लिया, लेकिन सवाल उठता है सर जब कंपनी का शेयर परचेस कर रहा है, कंपनी का शेयर सेल कर रहा है, जैसे ये देखो ना, घिसालो मास्टर्स फंड एलपी, ठीक है, ये परचेज किया है, कितना शेयर किया वो भी दिखा रहा है, करीब 42,75,000 शेयर परचेज किया। क्या दाम पे परचेज किया उसका भी बता रहे हैं। अच्छा कॉफ्थल, अच्छा ये देखो रिसेंटली अलीबाबा ने निकल गया, ठीक है, अलीबाबा सेल करके निकल गया, कितना सेल करके निकला ये भी वैल्यूएशन दे रहा है, ठीक है।
इसी तरह से कोई कंपनी सेल कर रहा है, कोई कंपनी परचेस, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन्होंने परचेस किया 2 लाख क्वांटिटी का, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी का शेयर सेल करके निकल जाना, कंपनी का शेयर बाई करके निकल जाना, ये जो भी आप देख पा रहे हो ना, जो आपको मैं स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, इसको बल्क डील या ब्लॉक डील भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास काफी पैसा हो तो आप मार्केट से कंपनी का शेयर इसी तरह से परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कम पैसा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर शेयर खरीदना चाहते हो, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप डीमैट अकाउंट ओपन करो, ठीक है, फिर आप किसी भी कंपनी का शेयर सिंपली तरीके से बाय करो। सर सिंपल, आप जाओ कंपनी के जो भी आपका प्लेटफॉर्म रहेगा, ब्रोकर का प्लेटफॉर्म, वहां पर जाके आप कंपनी के शेयर में बाय सेल लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेटीएम का भी एक शेयर का दाम चल रहा है मार्केट में 888.65 करके। सो इफ यू रियली फील दैट कि पेटीएम अच्छा चलेगा, तो फिर आप बाय कर सकते हो। मैं अभी कंपनी एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ। तो आप अगर एज एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, आपके पास बहुत तो कुछ है नहीं, ठीक है, कोई 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़ तो यू डोंट हैव। सो क्या करना है, आपको शेयर खरीदना है, आप शेयर खरीद सकते हो। इफ यू फील कि कंपनी का बिजनेस में दम है, मेरा शेयर का ग्रोथ होगा, समथिंग लाइक। तो हम लोग ने यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। उसका तो अलग क्लास है सर, सुबह मॉर्निंग में चलता है, टेक्निकल का, ठीक है, फिर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, रिसेंटली करेंसी कमोडिटी भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वो अलग बात है। पर मैं यहाँ पर आपको शेयर मार्केट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट के पीछे का खेल क्या है। ये जो शेयर शेयर लोग चिल्लाते हैं, वो शेयर का खेल कहाँ से चालू होता है, ठीक है, वो चालू कोर फाइनेंस में चालू होता है। तो जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, वो मार्केट में इसी तरह से फाइनेंस करते हैं। तो कंपनी के, जैसे पेटीएम में लोगों ने शेयर खरीदा ना, सर परचेस किया, तो उसके बदले कंपनी को भी तो कुछ देना पड़ता है उनको। तो उसको ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कहते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रोवाइड करते हैं, उसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। जैसे लोन में देना पड़ता है तो उसको कॉस्ट ऑफ डेब्ट कहते हैं। सिमिलरली इक्विटी को भी देना है तो उसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। ऐसे इक्विटी का ना कोई फिक्स्ड रेट तो नहीं है, ठीक है, बट इंडियन मार्केट में अगर बिजनेस अच्छा चल रहा हो तो ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न इक्विटी को मिलता है, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो, बिजनेस भी बढ़िया चल रहा हो, तो 15% के आसपास रिटर्न इक्विटी शेयर मार्केट में मिल जाता है। बट इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डेब्ट का फिक्स रेट हो सकता है कि भाई मैं बैंक में जाता हूँ, मेरे को 12% का लोन चाहिए, मेरे को मैं 12% डिवेंचर में मार्केट से डिवेंचर लेना चाहता हूँ, कंपनी बोल सकता है। मार्केट में गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड इशू करता है, वो भी एक फिक्स रेट में 8%, कभी 10% बॉन्ड इशू करता है, ठीक है। तो डिवेंचर इशू करना, बॉन्ड इशू करना फिक्स रेट में होता है, इक्विटी इशू कोई फिक्स रेट में नहीं होता है। नो फिक्स रेट इज देयर, ठीक है। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, मार्केट अच्छा जाएगा तो बदले में रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, आगे आगे आपको और पता चलेगा। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एक्चुअली ये भी एक तरह का इक्विटी है। कंपनी अपना ही प्रॉफिट को बिजनेस में लगाते हैं, लेकिन उसको यूज करने का एक चार्जेस या कॉस्टिंग होता है। नॉर्मली रिटेन अर्निंग यूज करना सबसे सस्ता होता है। ये कंपनी मैंने बेसिकली आपका ही पुराना अर्निंग है रे बाबा, ठीक है। रिटेन अर्निंग जो आपके पास ऑलरेडी है, आप उसी को बिजनेस में कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो आपके पास रिजर्व में पड़ा हुआ हो या सरप्लस फंड में पड़ा हुआ हो, तो उसको बिजनेस में यूज करना सबसे अच्छा, मतलब सबसे कॉस्ट सेविंग होता है। लेकिन उसके लिए आपके पास होना जरूरी है ना, उसके लिए आपके पास पैसा, पुराना पैसा होना जरूरी है, जो आपने पहले कमा के रखा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस में कितना तरह का मेन मेन कैपिटल होते हैं। अब जब सारा कैपिटल को आप मार्ज कर देते हो ना, जब सारा कैपिटल मार्ज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड वेट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल, उसे कहते हैं WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये जो वेटेड एवरेज बनेगा ना, बिजनेस को कम से कम इतना पैसा तो मार्केट से रेज करना ही पड़ेगा। और यही बात मैं आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, यही बात मैं आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब देखो सर, पॉइंट क्या है, अगर आप थोड़ा सा थियोरेटिकल में बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बढ़िया बढ़िया बात कहा है, आप लोगों को मैं नोट शेयर नहीं किया, कर दूंगा सर, बड़ा अपडेटेड नोट है, बड़ा अच्छा लगेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जो बंदा कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है। जैसे मानो बैंक आपके बिजनेस पे लोन दे रहा है, ठीक है, शेयर होल्डर आपके बिजनेस में शेयर में पैसा लगा रहा है, ठीक है। तो शेयर होल्डर हो जाए बैंक वाले जो लोन दे रहा हो, या फिर जो डिवेंचर या बॉन्ड में आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है। सर डिवेंचर बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, सर बताता हूँ, बहुत सारा बात एक साथ आ जा रहा है ना,
बट मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत दिक्कत होगा, बिकॉज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। जैसे मानो मैं जाता हूँ सर एनएससी के बॉन्ड साइड में, मैं आज इसका कैलकुलेशन सिखाऊंगा, वेट कर जाओ सर थोड़ा। मैं आज आप लोगों को बॉन्ड का कैलकुलेशन सिखाऊंगा। मैं लास्ट दिन क्वेश्चन प्रोजेक्ट ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकल चर्चा कर रहा हूँ कि एक्चुअली में रियल में होता क्या है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग कोई जो पढ़ाई कर रहे हो ना, ये कोई आउट ऑफ वर्ल्ड चीज नहीं है। ये रियल चीज है, ये रियल लाइफ में होता है, और आपको वो समझना है कि भाई कहाँ होता है। मैं वही तो आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ सर, कि कहाँ है, किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। और जब आप लोग स्टॉक मार्केट का अच्छे से नॉलेज रखोगे, बॉन्ड मार्केट का, डिवेंचर मार्केट का, तो आप इसमें अपना जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, या फिर जब आप कंपनी के लिए काम करोगे, तो कंपनी के फेवर में भी आप इन्वेस्टमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी को भी ना इन्वेस्ट करना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सनल लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी को भी कहीं पर अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख जाता है ना, तो कंपनी भी करता है, बिल्कुल करता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के लोन प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पर बात मैं आपको बॉन्ड के बारे में बोल रहा था सर। बॉन्ड मैंने देखो देखो सर, यहाँ पर मैं एनएससी के साइड में है ना, एनएससी में जैसे शेयर भी मिलता है, वैसा एनएससी के साइड में ना बॉन्ड भी ट्रेड होता है। सर ऐसा है क्या? अब देखो ट्रेड क्या होता है नहीं होता उसके बारे में बात नहीं करता, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखो कि मार्केट में कंपनी किस तरह से डिवेंचर या बॉन्ड के लिए आते हैं। मैंने कंपनी इसको इशू कर रहा है, कंपनी को चाहिए पैसा। ठीक है, सिंपल। किसी को चाहिए 1 करोड़, किसी को चाहिए 100 करोड़। 1 करोड़ के लिए तो नहीं आता है नॉर्मली, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का जरूरत पड़ता है, कंपनी मार्केट में बॉन्ड इशू कर देता है। जैसे देखो L&T फाइनेंस, IIFL, IRFC, ये देखो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। कोई बोल रहा है 9.05 देंगे, कोई बोल रहा है 8.60 देंगे। मोटा मोटी बैंक से ज्यादा ऑफर करता है। गवर्नमेंट कंपनी होगा तो थोड़ा कम ऑफर करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का रिस्क कम है ना, इसलिए ऑफर भी कम करता है। 7.64। आजकल तो सर पोस्ट ऑफिस 7.5% दे रहा है, तो पोस्ट ऑफिस से सिर्फ आपको 0.25 ही ज्यादा दे रहा है। इवन पोस्ट ऑफिस में भी मैं देख कुछ स्कीम है 7.7 दे रहा था। मैं स्कीम का नाम भूल रहा हूँ। नेशनल सेविंग्स में मे बी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, लेकिन वो 5 ईयर ब्लॉक है, मोस्ट प्रोबेबली 7.7 भी दे रहा था। तो जो भी हो, IRFC का बॉन्ड उससे कम दे रहा है। IRFC मैंने सर इसका शेयर भी मार्केट में है। IRFC है सर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन फुल्ली गवर्नमेंट का है सर। सर ये दे रहा है 7.6 पर कूपन इंटरेस्ट, फेस वैल्यू है 1000 रुपीज। करंट मार्केट में 1137 करके चल रहा है। देखो सर इतना कम इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी इसका वैल्यूएशन बढ़े जा रहा है सर। क्यों जानते हो? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है ना, हाई रेटेड बॉन्ड है। पैसा डूबने का चांसेस तो छोड़ो, मैंने जैसे बैंक में पैसा रखना सेफ होता है, उतना ही सेफ है यहाँ पर पैसा रखना। ये बॉन्ड मैंने बेसिकली मैच्योर करेगा 2031 में, 2031 में। ट्रिपल रेटेड बॉन्ड है। इवन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, मैक्सिमम टाइम हम लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं ना पैसा, तो म्यूचुअल फंड ना कुछ गारंटेड रिटर्न वाला भी म्यूचुअल फंड होते हैं। ठीक है, जिसको ना हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हमसे आपसे पैसा लेते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग SIP करते हैं, और वो SIP का पैसा इनके बॉन्ड में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट का ही एरिया है। कंपनी को क्या है, पैसा चाहिए, वो इस तरह से बॉन्ड इशू करके अपना कैपिटल जुगाड़ करते हैं। और देखो ये जो इंटरेस्ट पे करता है ना, वो कैपिटल का कॉस्ट है। अब यू हैव टू मैनेज दिस, मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ सर, यू हैव टू थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। आप फाइनेंस मैनेजर हो, आप कौन हो, फाइनेंस मैनेजर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी का काम करोगे, कंपनी का फाइनेंस के लेवल के लिए नॉलेज होना चाहिए। स्पेशली अगर आप चार्टर्ड हो तो बहुत काम है, CMA हो तो भी बहुत काम है। ठीक है, तो आपका मेन फोकस क्या है कि आपको कंपनी का फाइनेंस को मैनेज करना है। MBA फाइनेंस वालों के लिए भी सेम टू सेम। तो कंपनी अपना फाइनेंस को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कंपनी जो मार्केट में पैसा रेज कर रहा है और बदले में जो रिटर्न कमा रहे हैं उसमें बैलेंस बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है। ठीक है, चलो सर एक काम करते हैं। बेसिक आइडिया तो मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल आइडिया तभी क्लियर होगा जब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे और समझेंगे। ओके सर, देखो मैं आप लोग को लास्ट दिन ना बॉन्ड एंड डिवेंचर के बारे में ही बात कर रहा था, जिसमें इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में मैं आपको बता रहा था। और मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आप लोग लिखा था, उसको मैं सॉल्व करूंगा अभी। ठीक है, YTM वगैरह सब सॉल्व करूंगा, यही एक्चुअली आज समझना है।
लेकिन सर मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली कुछ बात बताना चाहता हूँ, सुनो। तो क्या कर रहा है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल प्रोवाइड करता है बिजनेस को, उसका एक्सपेक्टेशन, शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन, लेंडर का एक्सपेक्टेशन, लेंडर मैंने जो लोन देते हैं, ठीक है, डेब्ट होल्डर, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाया, ठीक है, टू द बिजनेस एज ए कॉम्पेंसेशन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल कैपिटल। सो व्हेन एन एंटिटी, एंटिटी माने कंपनी या कॉर्पोरेट और अदर्स, माने जिसको भी हम लोन देते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, procured finances from either source as listed above, जो भी सोर्स मैं आपको बताया, it has to pay some additional amount of money besides the principal amount. The additional money paid to these financiers may be either one-off payment or regular payment at specified interval. This additional money paid is said to be cost of using the capital. दूसरे का धन माने दूसरे का कैपिटल, बोलते हैं ना सर, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, बंगाली में भी बोला जाता है धन इकट्ठा करना, धन माने कैपिटल, ठीक है, समझो सर, धन माने बेसिकली उसको धन कहते हैं संस्कृत में, जो माने एक इंपॉर्टेंट मटेरियल चीज होते हैं, ठीक है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो गोल्ड हो, जहरत हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसे धन कहते हैं। तो ही मैं बता रहा हूँ, अगर दूसरे का धन यूज करेंगे, दूसरे का कैपिटल यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो एंड इट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जिसको हिंदी समझ में नहीं आया ना धन का वर्ड का मतलब, भूल जाओ सर, कोई बात नहीं ठीक है, आप कैपिटल ही जानो, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ गए वो समझ गए। And it is called cost of capital. So this cost of capital expressed in rate is used to discount, compound the cash flow or stream of cash. Cost of capital is also known as cutoff rate or hurdle rate, that is minimum rate of return. It is used as a benchmark for framing debt policy of the firm and taking capital budgeting decisions. सर माने एकदम क्लियर है, माने ये, इसका माने ये होता है कि अगर बिजनेस अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख के ही या उसको मैनेज करके ही डिसाइड कर पाएगा कि बिजनेस को और लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिजनेस का कैपिटल बजटिंग माने बिजनेस अपना कैपिटल को बजट करके कहाँ कहाँ पैसे को इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट में कहाँ पैसा डालेगा, कौन से प्रोजेक्ट में रिटर्न आएगा, किस प्रोजेक्ट में रिटर्न नहीं आएगा, ये सारा खेल डिपेंड करता है। देखो सर, एक चीज आपको बताऊं, ये जो हम लोग बोलते हैं ना बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, हम लोग बहुत लोग चिल्लाते हैं बिजनेस के बारे में, बट एक बात ना हम लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअली बिजनेस ना हवा में नहीं होता, बिजनेस के पीछे ना बहुत मेहनत होता है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे पब्लिक इंडिविजुअल लोग करें, बिजनेस करना सीरियसली इज नॉट एन इजी टास्क। इसीलिए ना बिजनेस को एक नाम दिया गया है सर, एडवेंचर भी कहा जाता है। बिजनेस का जो डेफिनेशन है, आप लोग जो लोग टैक्स का क्लास करते हो वहां पर देखना, मैंने बिजनेस के बारे में एक डेफिनेशन लिखाया, ठीक है, तो जीएसटी में या फिर इनकम टैक्स में, वहां पर ना बिजनेस का डेफिनेशन होता है, वहां पर बिजनेस को ना एडवेंचर भी कहा गया है। क्यों एडवेंचर है? बिकॉज इट्स रियली नॉट इजी। आप एक डिसीजन लेते हो और वो डिसीजन एप्लीकेबल होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। इट्स रियली नॉट एन इजी टास्क। चाहे ग्रोसरी दुकान ही खोल के देखो, आप एक ग्रोसरी स्टोर ही खोल के देख लो, कोई बोलेगा नहीं ग्रोसरी दुकान तो चल जाएगा, अरे चला के दिखाओ ना। नहीं, आटा चीनी किसको नहीं लगता है सर, अरे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप खोल के दिखाओ, एक छोटा सा दुकान खोल के दिखाओ और फिर मुझे बताओ क्या क्या मुश्किल का सामना करना। सीरियसली बोल रहा हूँ, इट्स नॉट एन इजी टास्क। देखने में लगता है, दूसरे के दुकान में भीड़ देख के लगता है कि भाई क्या किस्मत है उसका, लेकिन आप शायद उसका बेसिक्स नहीं देखा। जब उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिस्क उठाया था, जब वो दूसरे से उधार लेके दुकान खोला था, जब दो दो बोरा नमक लेके बैठा था, जब उसके पास सिर्फ सॉल्ट लेने का ही पैसा था, नमक सस्ता होता है तो 2 बोरा नमक, और नमक बेच के जो पैसा आया उससे चावल खरीदा, आटा का 1 बोरा आटा खरीदा। तब वो दिन कोई नहीं देखता है, जब दुकान चलता है तब लोगों को लगता है भाई क्या चल रहा है, हम भी करेंगे। यही चीज है सर, फाइनेंस को मैनेज करना सीरियसली, चाहे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस हो चाहे छोटा सा दुकान हो, इसके लिए मेहनत भी लगता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी चाहिए, और सबसे बड़ा चीज कैलकुलेशन एंड इसको समझने का इच्छा होना चाहिए, तब जाके एक्चुअली आप कर पाओगे। इसलिए ना रातों रात कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं हो जाता, और प्रॉपर साउंड फाइनेंस का नॉलेज बड़ा बड़ा बिजनेस के लिए तो बहुत माइन्यूटली उसको समझना पड़ता है। एक तरफ आप बायजूस को देखो, फाइनेंस को संभाल ही नहीं पाया, बायजूस जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल कंपनी है,
इतना अच्छा चल रहा था, इतना हाइप क्रिएट हुआ था बायजू के बारे में, शाहरुख खान का एडवर्टाइजमेंट, इंडियन क्रिकेट टीम पे स्पॉन्सरशिप। लेकिन देखो मेन प्रॉब्लम वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंस मैनेज करना, फेलियरिटी। बिग बाजार को देखो आप, इतना बड़ा बिग बाजार, कहाँ बिग बाजार नहीं है, और सीरियसली काफी अच्छा बिजनेस बना था। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम, फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाना। उल्टा साइड में रिलायंस को देख लो, वो भी तो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। आप डीमार्ट को देख लो, वो भी बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और भी सक्सेसफुल बिजनेस भी कम नहीं है। लेकिन जो भी सक्सेसफुल है उसका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। और जो सक्सेस नहीं कर पाया, भले ही उसके पास पोटेंशियल हाई था, फिर भी क्यों नहीं कर पाया? ड्यू टू मैनेजमेंट फेलियर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेलियर, वन ऑफ द बिग रीजन सर। कोई बोलेगा नहीं सेल नहीं कर पाया, मार्केटिंग नहीं कर पाया। सर सेल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, पर फाइनेंस मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ा बहुत मार्केटिंग सेल देरी करके हो कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनेंस में गड़बड़ एक बार हो जाए ना, फिर संभालना मुश्किल है। इसीलिए मैं आपका इंपॉर्टेंस समझाने का, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली यही बात करता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यही चीज मैं समझाने का कोशिश कर रहा था कि आखिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, आपके पास पैसा होने से ही लगा दो क्या? हाँ मेरे पास पैसा है मैं लगा देता हूँ। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उनको कंपनी में जब वो इन्वेस्ट करेगा ना, उसको 10 बार सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? फाइनेंशियली बिजनेस को अंदर से समझना चाहिए कि भाई मैं जिस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बिजनेस क्या कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाया डूब गया। अरे भाई तुम फाइनेंस पढ़ा कभी? थोड़ा सीखा? अरे मेरे पास नहीं पढ़ना है, अब कहीं से भी पढ़ो, पढ़ो तो सही, सीखे हो थोड़ा बहुत भी। फिर मार्केट में पैसा लगाए हो क्या? बिजनेस को समझे हो क्या? क्वेश्चन है। नहीं समझे, नहीं नहीं पढ़ाई किए, तो फिर क्यों काहे को पैसा लगाया बिना जाने? मैंने खेल मतलब वो बंगाली में एक बात करते हैं सर, एक बड़ा अच्छा कहावत है। बोलते हैं कि ढाल नहीं तोरवाल नहीं निधि राम सौदा। मतलब लड़ाई करने आया है, ना तो उसके पास ढाल है ना तो उसके पास तलवार है, और बोला कि मैं तो लड़ूंगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके जिन लोगों का पैसा गुल हो जाता है ना, उनका खेल यही है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। जैसे आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो बाइजू, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है? लेकिन बाइजू जिस तरह का हाइप क्रिएट किया था, ठीक है, बाइजू आईपीओ भी लाने वाला था। देखो यूट्यूब सॉरी गूगल में इसका कीवर्ड्स भी लिस्टेड है कि बाइजू का आईपीओ आ सकता है। इसका वैल्यूएशन बन गया था। आई डोंट नो इन फ्यूचर में अगर वो बिजनेस को थोड़ा सा रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है तो शायद आ जाए। ठीक है, आई डोंट नो सर, अभी फ्यूचर बताएगा, क्योंकि अभी काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट ये कंपनी आईपीओ तो लाएगा, लेकिन देखना ही है कि इसका बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ये किस तरह का फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है। अगर आपको इसको समझना है, ठीक है, और अगर आप कंपनी के अंदर हो तो आपको जोर का समझना है, मतलब और अच्छे से समझना है। तो यही कहने का मतलब है कि इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, क्या आप अपना अच्छा, खुद का फाइनेंस के लिए भी जरूरी है और बिजनेस के फाइनेंस के लिए भी जरूरी है। तो एस्टिमेटेड बेनिफिट, फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है, माने आप जहां इन्वेस्ट करोगे वहां से पैसा कितना आएगा फ्रॉम अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, business or project are converted into a present value benefits by discounting them with the relevant cost of capital। माने जो भी करोगे, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैनेज कर पाओगे? जितना पैसे से तुमने लोन लिया, क्या लोन को मैनेज कर पाओगे? अगर लोन का जो खर्चा है वो मैनेज कर पाते हो तो बिजनेस रनिंग हो पाएगा। So here is a pertinent to mention that every investment option may have different cost of capital. Hence, it is very important to use the cost of capital which is relevant to the options capital. समझ रहे हैं ना सर? इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही डिसाइड करता है। उन्होंने पैसा लगा दो बोलने से नहीं, कहाँ लगाए, किस पे लगाए, ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट पे लगाए। जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कौन से शेयर पे लगाए, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो कौन से प्रोजेक्ट में लगाए। बिजनेस के लिए होता है प्रोजेक्ट, इन्वेस्टर के लिए होता है इन्वेस्टमेंट। बात वही है। फाइनेंसिंग डिसीजंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कहां से रेज करोगे। सर ऑब्वियसली जहां कॉस्ट कम होगा, ठीक है, यस, जहां से कॉस्ट कम होगा। लेकिन कमती कॉस्ट में क्या हर कोई आपको पैसा दे देगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखाता हूं मैं। आई डोंट नो आप लोग कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, बट मैं आशा करता हूं कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि मैं आपको हर एक प्रैक्टिकल चीज को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एनएससी का बॉन्ड दिखा रहा था। आपने एक चीज
शायद कंसंट्रेट नहीं किया होगा। मैं आपको वापस शो करता हूँ। यहाँ पर करीब 500-700 कंपनी होगा जिन्होंने बॉन्ड इशू किया है। बॉन्ड एक तरह का लोन या डेब्ट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर पीएल बोल के कंपनी है, एल&टी फाइनेंस है, आईआईएफएल है, आईआरएफसी जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, आईआईएचएफएल जैसे कंपनी है, हार्डको जैसे सरकारी कंपनी है, आईआरईडीए है, ठीक है, आरईसी एलटीडी है, माने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे सरकारी कंपनी है। सर आप एक चीज ठीक से देखो, जो कंपनी सरकारी है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कूपन रेट को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। माने आईआरएफसी अगर मार्केट से पैसा जुगाड़ कर रहे हैं तो उसका फाइनेंसिंग कॉस्ट लो है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इस पे ज्यादा भरोसा कर रहा है। क्यों कर रहा है? पहला बात तो इसका रेटिंग हाई है, क्योंकि वो सोवरेन गवर्नमेंट का है। ठीक है, सोवरेन होने से क्या है, वो गवर्नमेंट का हो जाता है, और गवर्नमेंट का होने से रिस्क कम हो जाता है। रेटिंग भी हाई होता है तो फिर आपको, रेटिंग हाई होने का मतलब क्या है, क्रेडिट वर्दिनेस, क्रेडिट रेटिंग माने क्रेडिट वर्दिनेस, माने कंपनी आपको रीपे कर पाएगा, इसका कितना चांसेस हाई है। जितना हाई रेटिंग उतना हाई चांसेस। कंपनी का रेटिंग की क्या कहलाता है, जितना हाई रेटिंग होगा, ट्रिपल ए रेटिंग कौन कौन दे रहा है, बड़े बड़े कंपनी है, रेटिंग एजेंसीज, क्रिसिल, केयर, आईसीआरए, जितना हाई रेटिंग उतना उसका पे बैक करने का चांसेस हाई। तो ऑब्वियसली जिसका चांसेस हाई होगा उसका कॉस्ट भी लो होगा। माने अगर आप आईआरएफसी का फाइनेंस मैनेजर हो, इफ यू आर एफएम माने फाइनेंस मैनेजर ऑफ आईआरएफसी, तो अगर आप कंपनी ऐसे कंपनी में हो जिसका बिजनेस रिस्क कंपेरेटिवली कम है, तो उसका फाइनेंसिंग कॉस्ट भी कम है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी जैसे आईआईएफएल, ये भी एक फाइनेंस कंपनी है, लेकिन इसको भी चाहिए पैसा। लेकिन देखो, ये अगर बोलता कि मेरे को 7.6 में चाहिए, कोई आईआईएफएल का बॉन्ड परचेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो आप, इसका 9.60 है, नॉट 7.6। क्रिसिल ने इसको डबल ए नेगेटिव रेटिंग दिया है, ए प्लस नेगेटिव भी रेटिंग है, माने कंपेरेटिवली रेटिंग लो है। रेटिंग जब इसका लो हो जाएगा ना, तो क्रेडिट वर्दीनेस इसका कम हो जाता है। तो क्रेडिट वर्दीनेस जितना कम हो जाएगा, माने रीपे करने का चांसेस उतना जितना कम होगा, उसके हिसाब से फाइनेंसिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा, हाई फाइनेंस कॉस्ट। तो ऐसा नहीं कि कंपनी अपने मर्जी से डिसाइड करता है, ये कंपनी का मर्जी नहीं है, ऐसे ये मर्जी मार्केट का है, क्योंकि मार्केट सबको इक्वल नजर से नहीं देखता है। सर सवाई बुझते पाचे। हाँ सर, मैं जो समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किसी का कॉस्ट हाई क्यों, किसी का कॉस्ट लो क्यों, फाइनेंसिंग कॉस्ट। हेलो, हाँ सनोन, नील, रवि, चौथा, पूर्वा, बोलो सर। हाँ सर। ओके सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही डिसीजन लेता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही डिसीजन हो पाता है कि आखिर कंपनी अपना क्रेडिट पॉलिसी को ऑप्टिमम कैसे करेगा। सो ऑप्टिमम बने माने कंपनी को प्रॉफिट भी हो और कैपिटल भी ठीक ठाक से कंपनी को मिले और कॉस्ट भी कम हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, इसे कहते हैं ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। कौन डिसाइड करता है? कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करता है, कंपनी का फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है। तो जाके वो मैंने बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिग्निफिकेंस समझ में आता है। पॉइंट याद रखना सर, ठीक है। किसी किसी एग्जाम में थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप भी होता है, तो वहां पर काम आ जाएगा। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी कहीं अगर मिल जाए वहां पर काम आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन ही नहीं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका रियल यूज भी जानना है, तो थोड़ा सा तो थियोरेटिकल चीज जानना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बताया, बाकी चर्चा धीरे धीरे करता हूँ ना आपके साथ। हाँ, धीरे धीरे करता हूँ, एक एक करके करता हूँ। हड़बड़ करने से क्या होगा ना, वो एक कहावत है ना सर, जल्दी का काम शैतान का, और हम लोगों में से किसी को भी शैतान नहीं बनना है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो देखो, तो यहाँ पर ना मैं लास्ट दिन आप लोगों को एक क्वेश्चन कर रहा था, कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। वहां पर मैं आपको दो स्टेज बताया था कि एक बार आपको इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में वैल्यूएशन ऑफ यील्ड समझना है, और दूसरा आपको कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू समझना है।
तो पहले ना इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया था, मैंने बेसिकली मैं आप लोगों को लिखाया था। तो जब हम लोग इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे तो उसके लिए ना एक क्वेश्चन हम लोग जनरेट किए थे, एक प्रोजेक्ट या एक एग्जाम्पल बोल सकते हो। यहाँ पर एक ट्रिपल बी रेटेड बॉन्ड था। क्या था सर? ट्रिपल बी रेटेड बॉन्ड। जैसे आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा था, ट्रिपल ए, डबल ए नेगेटिव रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड करता है। तो कंसिडर ट्रिपल बी रेटेड बॉन्ड, मैंने उतना हाई फाई नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस इज नॉट वेरी हाई, इट्स अ मॉडरेट टाइप्स। एक सीमेंट कंपनी का बॉन्ड है सर, जिसका फेस वैल्यू है 1000 टका। ठीक है, नॉर्मली बॉन्ड का ऐसा ही होता है, अब एनएससी ओपन करके देख लो। कूपन रेट बोला है 12%, इसका मैच्योरिटी पीरियड दिया है 5 साल। सिमिलर बॉन्ड जो मार्केट में अवेलेबल है उसका रेट बोला है 14%। सिमिलर बॉन्ड मार्केट में 14% यील्ड दे रहा है, मैंने मार्केट में रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। मार्केट प्राइस जो हम लोग जो बॉन्ड को देख रहे हैं इसका मार्केट में दाम बता रहे हैं 920 टका एक बॉन्ड का दाम। ठीक है, दे आस्क यू व्हाट इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। सर अब आपको लगेगा कि सर इंट्रिंसिक क्या होता है, डोंट वरी समझाता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू, इसका रियल वैल्यू क्या है। हर चीज का एक रियल चीज होता है, रियल वैल्यू होता है सर। कभी कभी रियल वैल्यू से प्रोडक्ट थोड़ा हाई दाम पे बिकता है तो प्रीमियम कहते हैं, और अगर कोई रियल वैल्यू से कम में बिकता है तो उसे डिस्काउंटेड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड गिव योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आप एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट अपने क्लाइंट को एडवाइस करो कि भाई क्या ये बॉन्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देयर इज अनदर क्वेश्चन, calculate the YTM माने yield to maturity of the bond and give your investment advice again. So there is two things, एक काम करते हैं, पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना टाइम वैल्यू मनी का हेल्प लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं बार बार क्लास के स्टार्टिंग में टीवीएम टीवीएम चिल्लाता रहता हूँ। ठीक है, कि क्यों चिल्लाता हूँ उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यू मस्ट नो द टीवीएम कॉन्सेप्ट। और अगर बाई चांस किसी का मिस है टीवीएम का क्लास मेरे से लो, तभी जाके कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, ये सारा खेल समझ पाओगे, एक्चुअली फाइनेंस समझ पाओगे। इंट्रिंसिक वैल्यू मनी शुड बी प्राइस्ड, इसका दाम ये होना चाहिए, शुड बी प्राइस्ड, शुड बी प्राइस्ड इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो या कैश फ्लो बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो discounted at required rate of return, discounted at required rate of return। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो discounted at required rate of return equals to yield on similar bond। एक बात आपको कह दूं सर, जो लोग ये वाला क्लास कर रहे हो रियल लाइफ यूज करने के लिए, जो लोग मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ना सर, हर म्यूचुअल फंड लाल में लाल हो जाता है, मैंने पैसा लगाते हैं पर म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं मिलता, सबका नहीं जिसका होता है। ठीक है, कभी कभी लक अच्छा जाता है, मार्केट अच्छा जाता है, म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है, मतलब बड़ा खुश होता है और अपने आप को फाइनेंस एक्सपर्ट ही समझ लेता है और खुद खुद को मैंने एक फाइनेंशियल गुरु ही फील कर लेता है कि नहीं आई एम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, क्योंकि मेरा सारा फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। और वही फंड जब लाल में लाल हो जाता है, बंदा सोचता है कि क्या हो गया मेरा। मैं आपको दिखाता है एक इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड ऐसा कॉन्सेप्ट ना आपको म्यूचुअल फंड में दिखता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड यील्डिंग, ठीक है, म्यूचुअल फंड यील्ड। मार्केट में अपना हजारों तरीका का म्यूचुअल फंड दिखेगा आपको, और हर एक फंड ना अपना यील्ड दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि 15,000 में इन्वेस्ट करता हूँ 10 साल के लिए, अगर इतना इतना रिटर्न आता है तो क्या हालत होता है, और सिमिलर फंड मार्केट में क्या रिटर्न दे रहा है, और उसका एक यील्डिंग वैल्यू भी ना मार्केट आपको शो करता है। ये देखो मैच्योरिटी वैल्यू दिखाते हैं ना,
उसके साथ साथ ना एक यील्ड टू मैच्योरिटी वैल्यू भी शो करता है। मैं लास्ट दिन आप लोगों को कंपेयर करके दिखा रहा था। एक सेकेंड, कोई भी एक फंड अगर मुझे मिल जाए, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड लेते हैं। डेब्ट फंड के अंदर ना एक्चुअली ये जो बॉन्ड वगैरह मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक है, ये डेब्ट फंड के अंदर यही चीज होते हैं। ये जो मैं आपको बॉन्ड का वैल्यूएशन से भी सिखाऊंगा, वो डेब्ट फंड का वैल्यूएशन इसी तरह से निकाला जाता है। यानी उस फंड में जो भी पैसा लगाया जा रहा है, वो पैसा एक्चुअल में बॉन्ड में लगा जाएगा या डिवेंचर पे लगा जाएगा, या बेसिकली कंपनी इशू करता है और कंपनी में वो पैसा इस तरह से जाएगा। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड, टाटा मनी मार्केट फंड, एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड, ठीक है। और सिमिलरली हर फंड का एक यील्डिंग वैल्यू कहाँ चला गया, यहाँ पर दिखता है। लास्ट दिन मिल गया था, आज नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं सर, मिलेगा तो मैं फिर से आप लोगों को शो करूंगा सर, ठीक है। यील्डिंग चीज दिखाते हैं, कोई बात नहीं, सीख लो पहले, पहले सीख लो, पहले थोड़ा सीख लो, फिर मैं कभी ना कभी निकाल के दिखाई दूंगा उसमें क्या है। तो यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स, ये बेसिकली फॉर्मूला है। अब मैं फिर से फॉर्मूला समझाता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू माने शुड बी प्राइस इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिस्काउंटेड रिकवर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड। अब इसे फॉर्मूला में पुट करना है, मैंने फॉर्मूला को अभी अमाउंट में पुट करना है। सर कैसे पुट करेंगे, देखो इसके लिए क्वेश्चन को वापस देखना है। सर ये जो फंड था, इसका फेस वैल्यू कितना है, 1000, इसका कूपन रेट कितना है, 12%। माने अगर फेस वैल्यू 1000 टका है, कूपन रेट 12% है, तो हम लोग बोलेंगे ना 120। ठीक है, मैं समझाता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो यहाँ पर ये क्या हो गया सर, आप इसको करो 120 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है, ब्रैकेट में कर दो 14% कॉमा 5, एक अच्छा प्लस कर दो सर, प्लस कर दो 1000 टका माने 1000 रुपीज, इसका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 14% कॉमा 5। सर करना क्या है, अरे वही तो बता रहा हूं। यहाँ पर आपको 12% कूपन रेट है ना, मार्केट में सिमिलर बॉन्ड रिटर्न दे रहे हैं 14%, तो जो मार्केट रिटर्न दे रहा है इसको आपको डिस्काउंट रेट मानना पड़ेगा, यानी मिनिमम इतना रिटर्न आपको चाहिए। तो 14% रेट में 1000 का जो आपका कूपन रेट है माने इंटरेस्ट रेट है, उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 120 आता है। और जो करंट फेस वैल्यू है इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अब ये चीज आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में कर चुके हो सर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्लास में कर चुके हो। इवन प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर माने डिस्काउंटिंग, ये भी आप लोग कर चुके हो। इसको करने के लिए हमें फॉर्मूला का यूज करना है, मैंने बेसिकली कैलकुलेटर का यूज करना है। किसी ने कर लिया सर, কত এসছে কে বলবে আমাকে? 120 টাকা 14% রেটে 5 বছরে কত হয়? 120 টাকা 14% रेटे 5 বছরে কত হবে प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सर एन्युटी का मतलब समझो, मार्केट में बहुत फंड मिलेगा आपको एन्युटी, इसका मतलब ये जो 120 टका 1000 का कूपन रेट 12% का मतलब क्या है, आपको हर साल 120 टका करके मिलेगा। तो कूपन मैंने बेसिकली एन्युटी किसको बोलते हैं, जब आपको एक ही अमाउंट बार बार। 411 টাকা 97 পয়সা। ओके मेरे को एक आंसर मिला सर, 411 টাকা 97 पैसा। मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 412 समझ सकता हूँ। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कितना समझूंगा सर, 412। वेरी गुड दादा, 412, ठीक है सर, 412 मेरा क्या है सर, 412 ये मेरा, ये 120 का 14% रेट में 5 साल का एन्युटी फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। मैंने इसका मैं अगर सिंप्लीफाइड करूं, अगर हर साल 120 करके मिलता है, मैंने अगर हम डालते रहते हैं, मुझे अगर इंटरेस्ट मिलता है, तो 4 साल मुझे 5 साल में मुझे कितना मिलेगा। वैसे नॉर्मल लोग बोलेगा कि सर मुझे 120 करके अगर मिलता है तो 5 साल में तो मुझे 600 टका मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ना ये 600 टका नहीं देखा जाएगा, आपको ये देखना है कि 120 करके जो आपको एवरी ईयर मिल रहा है, ठीक है, 14% रेट में अगर आप इसको डिस्काउंट करते हो, ठीक है, और उसको अगर आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो तो उसका कितना वैल्यूएशन होता है, मैंने आज के डेट में। तो इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब कैलकुलेटर में क्या करना होता है, यू ऑल नो दिस वेरी वेल।
क्या करना है सर, 14 डिवाइडेड बाई 100 करना है, तो आपको एक पॉइंट पे फ्रैक्शन मिलेगा। 14 डिवाइडेड बाई 100 करने के बाद +1 करना है, माने 1.14। अब आपको क्या करना है सर, कैलकुलेटर में डिवाइड मारना, 2 बार डिवाइड कर सकते हो, नॉर्मली कैलकुलेटर आपको बोलता है कि 2 बार डिवाइड करना है, फिर आपको इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस 5 बार करना है। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पॉइंट भी नोटेड, में बार बार बोल रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर 1.14 कैलकुलेटर में लिखो, फिर कैलकुलेटर में आप 2 बार डिवाइड लगाओ। सर 2 की जगह 1 भी कर सकते हो, अगर कैलकुलेटर ले लिया तो आई डोंट हैव इशू। तो 1.14 डिवाइड डिवाइड इक्वल टू m प्लस कैलकुलेटर में, फिर अगेन इक्वल टू m प्लस, फिर अगेन इक्वल टू m प्लस। सर कितना बार करना है, जितना आपके पावर में है, फिर अगेन इक्वल टू m प्लस। पावर में जितना है 1 2 3 4 और एक बार इक्वल m प्लस, जितना पावर में है उतना बार इक्वल m प्लस करो, और लास्ट में आपके कैलकुलेटर में सर एक मेमोरी रिकॉल का बटन मिलेगा, उस मेमोरी रिकॉल का बटन को दबा दो। ऐसा करने से आपको जो वैल्यू मिलता है उसको इंटू कर दो 120 के साथ, जो वैल्यू आपको मिलेगा उसे इंटू कर दो 120 के साथ, तो आपको 412 मिलेगा। अगेन बार बार बोल रहा हूँ सर, ये पूरा टाइम वैल्यू मनी का खेल है। अच्छा तो था फैक्टर तक होता है इससे बोलते हैं, ये फैक्टर कितना आया, ये आना चाहिए सर, ये जो मैं आपको अभी करके दिखाया 3.4330 3.4330 पर কত আছে, 0 के बाद क्या है 5 है, हाँ सर। तो फिर 1 कर दो, ठीक है। तो 120 इंटू 3.4331। अच्छा प्लीज चौथा को छोड़ के, मतलब चौथा का तो हो गया, बाकी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा सर, क्या आप लोगों का ये फैक्टर आया सर, प्लीज टेल मी, मुझे कंफर्म करो एक बार प्लीज, ये 3.4331 आया सबका, चौथा का हुआ है, बट एक्सेप्ट चौथा, एनीवन एल्स, किसी और का आंसर आया ये वाला, नहीं आया तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ एसचे, नीलेर एसचे, नील का आया है, नील का आवाज आया मुझे। सनॉन आया है सर 3.4331, बोलो सर बोलो। नहीं सर। नहीं सर, ओके पूछो ना सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अपना हाथ में कैलकुलेटर ले लो सर, कैलकुलेटर लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेटर हाथ में लो, कमर्शियल कैलकुलेटर, नॉट साइंटिफिक वन, एग्जाम में साइंटिफिक अलाउड नहीं है सर, कमर्शियल कैलकुलेटर हाथ में लिया। हाँ सर। चलो अब कैलकुलेटर में लिखो 1, अच्छा 14% था ना सर, देखो पूरा केस को पहले समझो, 120 ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा एन्युटी है, ठीक है, ये मेरा एन्युटी वैल्यू है। क्यों 120 एन्युटी, क्यों, क्योंकि कूपन रेट है ना, कूपन रेट माने अगर मैं कोई बॉन्ड परचेज करता हूं तो 1000 टका अगर उसका फेस वैल्यू है और उसका 12% कितना था, 12% कूपन रेट था, तो 12% कूपन रेट है, मैंने 1000 का 12% कितना होता है 120। इसका मतलब अगर 1000 का फेस वैल्यू का प्रोडक्ट 12% कूपन रेट है, मैंने हर बार मेरे को 120 करके मिलता जाएगा। कितना बार मिलेगा 120, एक बार 120, 2 बार 120, 3 बार 120, 4 बार 120, 5 बार, ठीक है। करना क्या है, ये जो एक बार 120 मिल रहा है, 2 बार 120 मिल रहा है, 3 बार 120 मिल रहा है, 4 बार 120 मिल रहा है, 5वां बार भी 120 मिल रहा है, इसको ना 14% रेट में आज में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। 120 एक साल बाद, 120 2 साल बाद, 120 3 साल बाद, 120 4 साल बाद, 120 5 साल बाद का आज का वैल्यू कितना है, रेट क्या है 14%। 14% को बोलते हैं सर डिस्काउंट फैक्टर। सर इसको क्यों डिस्काउंट फैक्टर लिए, सर डिस्काउंट फैक्टर का बहुत मतलब होता है, डिस्काउंट फैक्टर का मेन मतलब होता है कि मार्केट में अगर महंगाई हो 14%, तो उस रेट में आपको आज का वैल्यू मिलेगा। ये टीबीएम का कॉन्सेप्ट है, मैं कोई बाहर का बात नहीं कर रहा हूँ, ये टीबीएम के क्लास में मैंने आप लोगों को बार बार बताया, अगर मार्केट में महंगाई 14% है तो आपका प्रोडक्ट का चीज 14% करके महंगा हो जाएगा, तो उसी दाम पे आपको आज के रेट में कन्वर्ट करना है। या फिर आप ऐसा बोलो कि 14% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कि इतना तो मुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग 14% को क्यों चूज किए,
क्योंकि सिमिलर बॉन्ड मार्केट में 14% रिटर्न देता है। तो अगर सिमिलर बॉन्ड मार्केट में 14% रिटर्न देता है तो जो सिमिलर बॉन्ड रिटर्न प्रोवाइड करता है कम से कम उतना तो मुझे भी चाहिए, है ना। इससे कम तो नहीं चाहिए, उतना तो मिनिमम चाहिए। तो 14% क्या हो गया सर, मेरा हर्डल रेट हो गया, इतना तो मुझे चाहिए। इसीलिए 14% रेट में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को कैलकुलेट करना है। ये है कॉन्सेप्ट। अब इसको कैलकुलेटर में सिंपल करना है, कुछ नहीं है। एक बार मेरे साथ साथ करो और मेरे को बताओ आंसर क्या है। कैलकुलेटर में 14 डिवाइडेड बाई 100 कर लो। मैंने एक्चुअली, सॉरी एक सेकेंड, मेरा ये कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर थोड़ा मुश्किल करता है, लेकिन आप प्रोसेस को ठीक करो सर। 14 डिवाइडेड बाई 100 0.14, क्योंकि मैं परसेंट को तोड़ा, 14% को मैंने तोड़ दिया, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो 0.14 आ जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए। अब ये 0.14 का मतलब क्या है, दिस इज द इंटरेस्ट, ओके। इसका प्रिंसिपल कितना है, +1। माने इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी टुडे यू विल गेट बैक 1.14। सिंपल बात है। तो 1 टका 14 पैसा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इसमें प्लस कर दो 1। कैलकुलेटर कितना बता रहा है, 1.14। ये टाइप कर लिए सर, सबको बोल रहा हूँ जो लोग नहीं किया। 1.14 आ गया कैलकुलेटर में। हाँ सर। अब डिवाइड मारो, कैलकुलेटर में 2 बार या 1 बार डिवाइड मारो, 2 बार मारो कुछ नहीं होगा। डिवाइड मार दिया, डिवाइड देने के बाद ना इक्वल, और देखो कैलकुलेटर में एक m+ बटन होगा, है सर। हाँ सर, इक्वल और m+ बटन नहीं है, इक्वल इधर m+ इधर। इस तरह से क्या करना है आपको, इक्वल m+ 1 बार, इक्वल m+ 2 बार, इक्वल m+ 3 बार, इक्वल m+ 4 बार, इक्वल m+ 5 बार। जो भी आएगा उसको मेमोरी को MRC बोल के एक बटन होगा, उसको रिकॉल करो। मेरा इधर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इश्यूज है, लेकिन आप लोगों का आ जाएगा। मेरा नॉर्मल कैलकुलेटर मेरे को शो कर रहा है, सिर्फ एक कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर नहीं कर रहा। प्लीज टेल मी क्या आया, कितना वैल्यू आया। नहीं आया क्या? रवि, रवि का आया है सर? रवि, शालिनी, पूर्वा, एनीबडी एल्स? नील, नीले तो इससे चौथा का भी आया है, बाकी? अरे नहीं आ रहा है, बोलो ना, हाँ या ना, इतना तो बोलो कि सर नहीं आ रहा है, तो फिर बोलो, मैं वही बोलूंगा। 1.14। अच्छा, अगर कैलकुलेटर में किसी का जीटी है, जीटी वाला कैलकुलेटर है तो भी हो जाएगा, तब तो और आसान हो जाएगा। जीटी है तो क्या होगा सर, तो अच्छा जीटी থাকলে কি করব? हाँ सर, अगर कैलकुलेटर में जीटी बटन होगा तो क्या करना है? उसमें तब क्या करेंगे सर, 1.14 को इक्वल इक्वल m+ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब 1.14 को डिवाइड डिवाइड करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके जीटी दबा दो तो भी आ जाएगा, सनन। इससे सनन का आया है आंसर, सनन कोशिश कर रहा था। सर 3.91 कुछ आ रहा है 3.91 आ जा रहा है जीटी दबाने से। जीटी दबाने से, और वो m+ करके करने से M+ करके करने से तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। फिर और एक बार ट्राई करो, हो जाएगा। और एक बार ट्राई करो, हो जाएगा। क्या करना है, 1.14 डिवाइड मारो, इक्वल m+, ठीक ठाक करो, काउंट ठीक ठाक करो। इक्वल m+ एक बार काउंट करना, फिर इक्वल m+ 2 बार काउंट करना, फिर इक्वल m+ 3 बार काउंट करना, फिर इक्वल m+ 4 बार, फिर इक्वल m+ 5 बार। m+ में जाके खत्म होगा और फिर मेमोरी रिकॉल दबा देना, फिर मेमोरी रिकॉल दबा देना। इसको छोड़ो, इसको इग्नोर करो, मेरा वाला इग्नोर करो, आएगा ही आएगा सर। अगर नहीं हो रहा है एक बार टीबीएम का क्लास देखो या फिर ऑफलाइन में आओ, मैं सामने बैठ के आप लोगों को कैलकुलेटर में फिर से शो कर दूंगा। Right. हाँ सर, एसचे 43308 43308, वही तो बोला सर, 3.43। हाँ हाँ বল। মানে জিটি দিয়ে আনতে পারছি না, আমার ইকুয়াল এম প্লাস দিয়ে আসছে। আসছে তো
वेरी गुड सर, इक्वल एम प्लस से आ गया, कोई बात नहीं सर, जीटी से भी आता है बट कोई बात नहीं। अच्छा सैनन का अगर बाई चांस नहीं हो रहा है, डोंट वरी सर, नेक्स्ट दिन एक बार ऑफलाइन विजिट करना, मैं सामने बिठा के दिखा दूंगा, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेटर में प्रोसेस को फॉलो करो, कैलकुलेटर शो करता है, एकदम चुपचाप करेगा। अब कोई बोलेगा सर इसका कोई दूसरा तरीका, सर दूसरा तरीका तो सर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट करते हैं, यही तरीका होता है फाइनेंशियल कैलकुलेटर का, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी आपके कैलकुलेटर में है उसमें आप 14% इंटरेस्ट है उसको डिस्काउंट करना है, पहले 14 डिवाइडेड बाई 100, जितना परसेंटेज रहेगा उसको डिवाइडेड बाई 100 करो, फ्रैक्शन में डालो, +1 करो, फिर इसको डिवाइड मारो, डिवाइड मारने के बाद इक्वल दबाओ, m प्लस दबाओ, एक बार काउंट करना, इक्वल दबाओ m प्लस काउंट करना 2 बार, फिर इक्वल दबाओ 3 m प्लस 3 बार, फिर इक्वल m प्लस 4 बार, फिर इक्वल m प्लस 5 बार, फिर मेमोरी को रिकॉल करो, फिर मेमोरी को रिकॉल करो, आप देखना बिल्कुल आएगा। सर एक बार मेमोरी रिकॉल कीजिए। मेरा नहीं आएगा सर, मेरे यहाँ पर गड़बड़ है, मेरे यहाँ पर गड़बड़ है, मेरा सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर काम नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, तो मैं सिर्फ प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ये वाला सॉफ्टवेयर थोड़ा इशू करता है, आप सर लोगों मैं का आ जाए। हाँ 3.91 दिखा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसमें दिखा दूंगा। नॉर्मल जो कॉमर्शियल कैलकुलेटर होते हैं उसी में होगा सर, उसी में होगा, मे बी कुछ मेमोरी में तुम्हारा ऐड है, मेमोरी को 2 बार ये करो सर, अगर मेमोरी में कुछ जमा हुआ है ना तो मेमोरी को क्लियर करो, मेमोरी में अगर कुछ है तो उसको क्लियर करो, मेमोरी को क्लियर करके करो, मेमोरी क्लियर करने का देखो कंप्यूटर कैलकुलेटर में ऑप्शन रहेगा, उसको क्लियर करो, फिर सिंपल फिर से ट्राई करो। अच्छा मैं थोड़ा सा मूव ऑन करता हूँ सर, ठीक है, हो जाएगा सर, इसमें इसमें दिमाग मत लगाओ, मैं सिखा दूंगा, ठीक है, सामने बिठा के सिखा दूंगा, कैलकुलेटर में हो जाता है, ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यही कॉन्सेप्ट है, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो 120 इंटू 3.4331 प्लस, अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, 14% रेट में 5% का 1000, ये मेरा कैलकुलेटर ये निकाल देता है, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें सॉफ्टवेयर इशू नहीं करता। अच्छा कॉमर्शियल कैलकुलेटर में नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होती, ये कैशियो का कैलकुलेटर, ऑर्पेट का कैलकुलेटर सब में होता है, ठीक है, कमर्शियल होना चाहिए। अच्छा ये वाला क्या करना है, इसको क्या करना है, देखो 14% रेट में 5 साल में 1000 का वैल्यू कितना है, मैंने सिंपल बात है, आपका फेस वैल्यू 1000 है ना, अब 1000 रुपीज 5 साल बाद मैच्योर करेगा 14% रेट में, इसको ना आज के डेट में कन्वर्ट करो कि 1000 টাকা 5 साल के हिसाब से 14% रेट में क्या वैल्यू निकालता है, तथा এটা কত এসছে 1000 का 14% रेट में 5 साल का, इसका वैल्यू कितना आया था तथा का आवाज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैं देखता हूँ, इसको क्या करना है, देखो ये सिंपल है, ये सिंपल डिस्काउंटिंग है रे बाबा, 14 डिवाइडेड बाई 100 करना है, +1 करना है, 1.14 डिवाइड दबाओ, फिर इस बार ना मेमोरी m प्लस नहीं करना है, सिर्फ 5 बार करना है, इंटू करने से ना, अच्छा डिवाइड नहीं करना है, सॉरी, हाँ डिवाइड ही करना है, डिवाइड करना है, इंटरेस्ट फैक्टर है ना, तो 2 बार डिवाइड करने के बाद एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, देखो इसको इंटू क्या करना है, इसको इंटू क्या करना है, इंटू 1000 करना है, लेकिन आपका फैक्टर देखो ये फैक्टर आ गया 0.5194, इसको बोलते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, या फिर इसे ना डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कहा जाता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। अब ये 0.519 के साथ अगर मैं 1000 को इंटू कर देता हूं तो मुझे आता है 519 টাকা, ठीक है, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है, ये हो गया सर 5, मैंने मैं इसको लिख के करता हूँ, 1000 টাকা इंटू 0.519, 0.51 कितना था, 5.51 0.5193 ऐसा कुछ था,
0.51936, ठीक है, 9134, ठीक है, 51934 ऐसा कुछ था। तो 1000 के साथ इसको इंटू कर दो तो ये आ जाएगा 519। तो ओवरऑल क्या वैल्यूएशन आ रहा है, 412 और इधर 519। टोटल करो सर, 412 मैंने 412 प्लस 590, टोटल कितना आ रहा है सर? 931। 931, ठीक है, 931। अब आप बोलोगे सर ये 931 का क्या मतलब है? सर ये 931 एक्चुअली आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। सर जिसका कैलकुलेटर में आंसर नहीं आया, स्पेशली पीवीएफ का, ये वाला तो आ गया होगा, ये तो इजी है, ये आ जाना चाहिए। सना ये वाला आया आपका? नील, शालिनी, सबको पूछ रहा हूँ, रवि, यस सर। ये वाला आ Yes, गया sir. ना? ओके, तो 519 412 कितना हो गया? 931। इसका मतलब ये आपने इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब बेसिकली कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, मैंने ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए इसका, शुड बी प्राइस। ना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपको कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप बताओ, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्वेश्चन क्या था? मार्केट प्राइस बता रहे 920 और ओरिजिनल प्राइस है 931। तो टेल मी सर, इन्वेस्ट करें कि ना करें? जिसका मार्केट में दाम चल रहा है 920 और जिसका एक्चुअल दाम है 931, उसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें? शुड वी इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक और नॉट? क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। কি করবো তো নাকি রে? Since market price of the bond is, लिखो सर लिखो, since market price of the bond is 920, which is less than the 931, 931 से कम है, इसका मतलब है द बॉन्ड इज ट्रेडिंग चीप, सस्ता जा रहा है। सर जब हम लोग कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं तो सस्ता बाई करना चाहते हैं और महंगा बेचना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग चीप, सस्ता चल रहा है। एंड इन्वेस्टर शुड गो लॉन्ग। शेयर का दाम, सॉरी बॉन्ड का दाम, या शेयर नहीं सर बॉन्ड है, बॉन्ड का दाम सस्ता है, इसलिए आपको लॉन्ग में जाना चाहिए। लॉन्ग में जाने का मतलब होता है बाई करना चाहिए। समझ आया सर? क्योंकि उसके मार्केट में चीज का दाम 920 है, ओरिजिनल प्राइस इसका 931 है। मैंने कोई भी पर्टिकुलर किसी भी चीज ना, कोई भी एसेट अपना ओरिजिनल दाम पे तो जाएगा ना, आज नहीं तो कल जाएगा। क्योंकि जिसका ओरिजिनल दाम 931 होना चाहिए वो अपने मार्केट मैंने ओरिजिनल दाम से कम दाम में चल रहा है, मैंने मार्केट में वो सस्ता जा रहा है। तो जो आज सस्ता है वो कल तो अपने ओरिजिनल में तो जाएगा, और भी महंगा हो सकता है, तो और महंगा होना वो ओरिजिनल पे तो जाएगा। तो इसीलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एज ए फाइनेंस मैनेजर आप यही एडवाइस करोगे फाइनेंस एक्सपर्ट कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करो ऐसे बॉन्ड पे, क्योंकि ये अपने मार्केट के हिसाब से काफी सस्ता है। 920 में बाई करो, 931 में सेल भी कर सकते हो, डिपेंड करता है, बट यू शुड बाय। बोलो सर क्या दिक्कत है, बोलो बोलो। आप लोगों का इतना इतना बड़ा चुप ना, चुप्पी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चुप क्यों? समझ में नहीं आ रहा है क्या? বোঝা যাচ্ছে না? না বোঝা যাচ্ছে কোনটা? Yes, sir. সবাই বুঝতে পারছে? Yes, sir. सर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इतना भी ट्रिकी नहीं। आप लोग जितना चुप हो जाते हो, इतना चुप होने वाला तो कुछ है नहीं।
थोड़ा दिमाग को शांत करो और प्लीज कोशिश करो, बिल्कुल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, यील्ड टू मैच्योरिटी, इसको प्यार से कहते हैं YTM। ठीक है, ये आपको किसी भी फाइनेंशियल एसेट का मार्केट में दिखता है। लाइक अगर आप ये भी देखोगे, म्यूचुअल फंड्स भी देखोगे, आपको YTM दिखता है। तो YTM भी ना काफी हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है। थ्रू YTM यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रोडक्ट प्राइस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सो YTM क्या है सर, पहले ये तो जानो। YTM इज द यील्ड का मतलब समझते हो ना, किसी भी एसेट का उत्पाद क्षमता, उत्पाद माने उसका प्रोडक्शन पावर जो है, माने पर्टिकुलर किसी चीज से कितना रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी दैट इज YTM इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न of a bond and internal rate of return of a bond and is therefore given by, इसको कैलकुलेट करने का ऐसे तो तरीका है, आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो। अब मैं आपको इस झंझट में नहीं रखना चाहता, बट ये आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो कॉन्सेप्ट बड़ा काम आएगा बाद में जब हम लोग कैपिटल बजटिंग करेंगे। आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो का मतलब है 920 अगर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का मार्केट प्राइस, तो ये आपका क्या है सर, आउटफ्लो, मार्केट में दाम है। इनफ्लो क्या है इसका, आपको 120 करके इसका रिटर्न है ना, 120 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट ऑफ रिटर्न कॉमा 5 प्लस 1000 का PVIF R,5। ये तो फॉर्मूला है आउटफ्लो इक्वल्स टू इन, भाई इतना मेरे को मार्केट में दे रहे हैं, लेकिन इसका इनफ्लो इतना होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर that you used to then conducted trial and error. Sir, don't worry, don't take extra load. ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, सर ये सीखूंगा। सर कहाँ सीखूंगा सर, एक चैप्टर आएगा कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम पे, फॉर फाइंडिंग आर। ये जो आर है ना, एक्चुअली ये आर ना हमें पता नहीं है, ये इंटरेस्ट, ये आर मन ना, ये आर का मतलब अलग होता है। हर एसेट का अपना एक इंटरनल कैपेसिटी होता है, उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होता, उसका ना ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। सर इतना क्रिटिकल चीज काहे बता रहे हो सर, देखो क्रिटिकल हो या सिंपल मुझे बताना तो पड़ेगा। ऐसे तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना किसी भी चीज का, कि कोई पर्टिकुलर एसेट कितना रिटर्न दे सकता है, चाहे वो शेयर हो या बॉन्ड हो या लैंड हो या बिल्डिंग, इसका इसका कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा आंखों देखी नहीं बता सकता। हाँ, सिर्फ बैंक अगर बोल दिया कि भाई इतना देंगे वो अलग बात है, लेकिन एक एसेट अगर फ्री मार्केट में, ओपन मार्केट में, उसका इंटरनल रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना, इट्स रियली नॉट एन वेरी इजी टास्क। उसके लिए ना ट्रायल एंड एरर मेथड होता है सर। लेकिन हम लोग अभी ना ये ट्रायल एंड एरर मेथड को थोड़ा इग्नोर करेंगे सर। तब फिर कब करेंगे, जब कैपिटल बजटिंग करेंगे, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म होगा, मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद कैपिटल बजटिंग में आऊंगा, तब मैं आपको उसके बारे में बात करूंगा। तो फिर अभी क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर ये तरीका है बताने का, तो बता रहे हो। तो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, और उसमें ना आप लिख दो टू फाइंडिंग आर, तो फाइंडिंग आर, ये इस आर पे 14% मत बिठा देना। जो 14% रेट है ना मार्केट में चल रहा है, दूसरा बॉन्ड दे रहा है, वो तो मार्केट में दूसरे बॉन्ड का रिटर्न है, आपका रिटर्न तो नहीं है ना, आपका इस बॉन्ड का तो रिटर्न नहीं है ना, इसलिए हम उसको पुट नहीं कर सकते। दूसरा बॉन्ड मार्केट में 14% रिटर्न क्रिएट कर रहा है, हमारा बॉन्ड कितना करेगा हमें भी नहीं पता।
लेकिन देयर इज अ मेथड टू कैलकुलेट दिस, बट हम लोग थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट में चलेंगे। वेट सर, लेकिन ये आर कैलकुलेट करेंगे सर, तो नॉर्मली ना एक नॉर्मल पर्सन हेट्स दिस कैलकुलेशन, मैंने हेट माने ये जो ट्रायल एरर मेथड है इसको हेट करता है, भाई इतना कौन झमेला लेगा ऐसा करके। तो लकीली फॉर प्लेन वैनिला बॉन्ड ये जो बॉन्ड हम लोग क्लास में डिस्कस करना चालू किए, प्लेन वैनिला बॉन्ड्स का कैलकुलेशन मेथड है सर, देयर इज ए फॉर्मूला, देयर इज ए फॉर्मूला, YTN is allowed to compute it by shortcut approx formula. मैं समझाता हूँ फॉर्मूला क्या है। ये बहुत काम का फॉर्मूला है सर। YTM अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, इक्वल के ऊपर ऐसे ना एक ड्रॉ करोगे तो इसको अप्रोक्सीमेट कहते हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेशन साइन, एक इक्वल दे दो उसके ऊपर ऐसा पंछी रे ऐसा करके एक पंछी वाला बर्ड वाला एक शॉर्टकट पंछी होता है ना ऐसा, ठीक है। तो YTM अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस, माने इंटरेस्ट माने कूपन अमाउंट प्लस F minus P divided by N whole divided by F plus P divided by 2। सर ये क्या है? सर ये क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। यहाँ पर I का मतलब है कूपन अमाउंट, बेसिकली इंटरेस्ट। F का मतलब है रिडेम्पशन अमाउंट। नॉट नेसेसरीली फेस वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू नॉर्मली जब नहीं होता है तो फेस वैल्यू पे रिडीम होता है, बट अगर अलग से बोल देगा तो वही वैल्यू नॉर्मली लेना चाहिए, नॉट नेसेसरीली फेस वैल्यू। लिख लेना सर। पी का मतलब है करेंट मार्केट प्राइस, करेंट मार्केट। तो आई फॉर कूपन अमाउंट, एफ फॉर रिडेम्पशन अमाउंट एंड पी फॉर करेंट मार्केट प्राइस, पी फॉर करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है सर, कुछ बाकी है? आई बता दिया, एफ बता दिया, पी बता दिया, एन नहीं बताया ना, चलो एन भी बता देते हैं। एन का मतलब है सर नंबर ऑफ ईयर और पीरियड को बताते हैं, नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग, मैंने बॉन्ड कितना दिन के लिए बाकी है, नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग। जैसे मैं आपको जब ओरिजिनल बॉन्ड शो कर रहा था, व्हेन आई शो यू ओरिजिनल बॉन्ड, आपने वहां पर भी देखा होगा, ये देखो सर, हर बॉन्ड का यहाँ पर एक मैच्योरिटी डेट देता है ना, तो अगर आप आज बाई करते हो तो ये नेक्स्ट ईयर 2024 में इसका मैच्योरिटी है। कोई बॉन्ड है जिसका 2020 24 जून को मैच्योरिटी है, किसी का 2031 22 मार्च को मैच्योरिटी है। तो जब भी आप बॉन्ड परचेज करते हो उस पर्टिकुलर डेट से मैच्योरिटी तक का जो सफर है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिनोट किया जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हेलो, मैच्योरिटी डेट क्लियर हो रहा है ना सर? सर मैच्योरिटी डेट क्लियर हो रहा होगा। अरे मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या है कि कितना दिन बाकी है उसको पर्टिकुलर एसेट को मैच्योर होने। बोलो सर, समझ में आ गया? कैलकुलेट कर लोगे सर अभी? हाँ
अरे हाँ या ना, कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? मैं आपको सारा डिटेल्स दे दिया, कृपा करके कैलकुलेट करके मुझे बताओ YTM का वैल्यू क्या होगा। I for coupon amount, A for redemption amount, not necessarily face value, P for current market price, N for number of year remaining. कैलकुलेट YTM सर, फॉर्मूला गिवन है, एकदम इजी हो गया आपके लिए। अब तो बता दो सर। किसी का आंसर आया है सर? एनीबॉडी? नहीं सर, हाँ करते हो सर आप लोग, कुछ तो बताओ। चलो नोट करते हैं। मैंने आपको मैं क्या टास्क दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ सर। YTM approximately equals to coupon amount is 120 प्लस फेस वैल्यू है, क्वेश्चन में फेस वैल्यू 1000 दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में फेस वैल्यू 1000 दिया है, रिडेम्पशन वैल्यू कुछ दिया था क्या? हाँ सर, इन आवर क्वेश्चन इज देयर एनी रिडेम्पशन अमाउंट? जब हम लोग क्वेश्चंस को लिखे थे, अरे वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इज देयर एनी रिडेम्पशन वैल्यू सर? रिडेम्पशन वैल्यू दिया है कहीं पर? नहीं दिया है सर। मैंने रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, फेस वैल्यू 1000 है पर रिडेम्पशन का वैल्यू अलग हो सकता है। मैंने जब ये पर्टिकुलर बॉन्ड आपको रिडीम किया जाएगा, कंपनी आपको कंप्लीटली रिडीम करेगा, वो रिडेम्पशन का वैल्यू यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, मैंने बेसिकली रिडेम्पशन अलग से नहीं है, तो अगर देगा तो रिडेम्पशन लेना पड़ता है, पर अगर नहीं देगा तो फेस वैल्यू ही रिडेम्पशन वैल्यू। इसीलिए बोला कि फेस वैल्यू, नॉर्मली कोई कोई क्या कर लेता है कि नहीं है फेस वैल्यू ही रिडेम्पशन वैल्यू है, नहीं सर, फेस वैल्यू ही रिडेम्पशन वैल्यू होगा, नॉट नेसेसरी। इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला में लिखा दिया कि नॉट नेसेसरीली फेस वैल्यू, बट इफ देयर इज नो रिडेम्पशन वैल्यू देन फेस वैल्यू इज द रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है। एफ वर्ड सुन के लोगों को लगता है कि नहीं एफ माने तो फेस वैल्यू होगा, नहीं, एफ माने रिडेम्पशन वैल्यू। 1000 माइनस P फॉर करंट मार्केट प्राइस 920 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितना बाकी है सर? नंबर ऑफ ईयर 5 होल डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 920 होल डिवाइडेड बाय एवरेज कर दो 2 से। आप कैलकुलेट करो इसको, 120 प्लस इसको करने से आई थिंक 16 कुछ ऐसा आएगा, डिवाइडेड बाय इसको नीचे 960 आ जाएगा, इंटू कर दो 100 से, जो भी आएगा इसको इंटू कर दो 100 से परसेंटेज के लिए। सर आंसर आना चाहिए 14.17%। सर ये तो बेसिक कैलकुलेशन है इसमें, और मैं क्या बताऊं आपको। हेलो, हाँ सर बोलो। आया सर, आया 14.17 आया। हाँ सर, ये करो इससे। सब अब 14.17 कहा गया, लेकिन इसका मतलब समझना है, मैंने YTM 14.17 का मतलब, ये जो हमारे पास जो बॉन्ड है ना, ये मार्केट से इतना रिटर्न जनरेट करने का ताकत रखता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। YTM तो कैलकुलेट कर चुके हैं,
तो YTM के हिसाब से अगर देखा जाए, सिंस YTM that is 14.17% is greater than the रिकॉर्ड रिटर्न। रिकॉर्ड रिटर्न कितना था? जो मार्केट में जो बॉन्ड था वो 14% था, तो रिकॉर्ड रिटर्न दैट इज 14% था। तो मार्केट में बॉन्ड 14% दे रहा था, मुझे उतना चाहिए था मिनिमम, उससे ज्यादा दे रहे हैं, है ना? तो क्या बोलेंगे? द बॉन्ड इज ट्रेडिंग चीप, मैंने सस्ता दे रहा है सर, मैंने सस्ता में अच्छा दे रहा है, मार्केट में 14% दे रहा है, मेरे को 14.17 दे सकता है, इसीलिए बोलेंगे अगेन बॉन्ड इज ट्रेडिंग चीप। An investor should go long। मार्केट में जो बाकी बॉन्ड्स हैं उससे मेरा बॉन्ड का रिटर्न हाई है, इसका मतलब है कि अगर कम दाम में मिल रहा है तो भाई ले लो, छप्पड़ फाड़ के, छप्पड़ फाड़ के ले लो। 0.17% ज्यादा भी कुछ कम थोड़ी है, 0.1 से कितना फर्क हो जाता है। ये है सर YTM कैलकुलेट करने का ये मतलब होता है। ठीक है, अब आंसर को एक कंप्लीट करो, एक नोट लिख के, एक नोट दे दो। ऑफ कोर्स if most market participants start buying the bond, the bond price will start rising। जब कोई चीज सस्ता रहता है और अचानक से बहुत लोग उसको खरीदना चालू कर देता है, डिमांड क्रिएट हो जाता है, तो उसका दाम बढ़ जाता है। सिंपल बात है ना? तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना भाई इसका डिमांड बढ़ गया इसलिए दाम बढ़ा दिए। ऑफ कोर्स इफ मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट स्टार्ट बाइंग द बॉन्ड प्राइस विल स्टार्ट राइजिंग, बढ़ना चालू कर देगा। तब तक बढ़ेगा सर टिल इट्स रीच 931, माने जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है तब तक तो नॉर्मली वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टिल इट्स रीच 931, टिल इट रीच 931। एट 931, क्योंकि 931 उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, उतना तो वो जाएगा ही सर। डिमांड बढ़ने से अपना ओरिजिनल वैल्यू पे तो कन्वर्ट वो होगा ही होगा। एट 931 द बॉन्ड वाज एट इक्विलिब्रियम। नाइन 931 में ना वो इक्विलिब्रियम हालत में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम हालत में माने तब क्या होगा, उसका मार्केट प्राइस P0 इक्वल्स टू IB0 हो जाएगा। P0 माने मार्केट प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, P0 माने करेंट मार्केट प्राइस CMP, IB0 माने इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इसीलिए इसको ना इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। जिस दाम पे मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम हो जाता है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलता है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद ना या तो वो फिर से वहीं पर रहेगा या थोड़ा बहुत बढ़ सकता है या गिर भी सकता है, डिपेंड करता है अगला मार्केट डिमांड पे। सो YTM ऑन द बॉन्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज yield on सिमिलर बॉन्ड का क्या रिटर्न है, वही उसका रिकॉर्ड रिटर्न है। ठीक है, YTM ऑन दी बॉन्ड माने सिमिलर बॉन्ड का रिटर्न जितना है उतना तो मुझे चाहिए, उससे ज्यादा मिले तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके उसमें ज्वाइन कर लो, सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ता है ना किसी भी बॉन्ड का, स्टॉक में भी ऐसा होता है। जो लोग शेयर मार्केट पढ़ाई करते हैं ना उनका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ऐसा ही है, बट उसमें अलग अलग कैंडल स्टिक्स वगैरह आता है, बट इट्स वेरी सिमिलर। एसेट क्लास का ये बड़ा सिमिलरिटीज है।
जो लोग शेयर मार्केट क्लास करते हो ना वो बड़ा अच्छे से समझ जाएगा कि मार्केट हमेशा ना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में, एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके गिरता है और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो उठता है। ठीक है, जैसे एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। जैसे आज ही एक पर्टिकुलर शेयर में, चलो आज अदानी विल्मर में देखता हूँ, मनी कंट्रोल में अगर मुझे इसका मिल जाए चार्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। हर शेयर में ना ऐसा दिखता है, ये शेयर बॉन्ड बॉन्ड का तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि सस्ता जब चलता है ना तो कोई भी एसेट हो, बॉन्ड हो या शेयर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना खेल दिखाई देता है। ठीक है, तो जो लोग शेयर का क्लास करते हैं, रिसेंटली हम लोग ऐसा ही एक पर्टिकुलर शेयर क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो वो ना अपना करेंट मार्केट बने, वो अपना ओरिजिनल वैल्यू से काफी नीचे चल रहा था। ठीक है, काफी नीचे चल रहा था, जिसका शेयर का दाम नॉर्मली 400 तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं आपको देखो, बॉन्ड का वैल्यूएशन निकालना एक तरीका होता है, शेयर का वैल्यूएशन निकालने का तरीका अलग होता है। लेकिन फिर भी इसका जो इसमें ना सपोर्ट जोन होता है, रेजिस्टेंस जोन होता है, वो अलग अलग चीजें हैं जो शेयर करने से समझ में आएगा। पर फिर भी आपको मैं बस बताने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये शेयर, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ना कैंडल से समझ में आ रहा था कि भाई ये शेयर में ग्रोथ होने वाला है। इस पर्टिकुलर शेयर में जैसे यहाँ पर एक हरामी पैटर्न बोल के एक पैटर्न है, वो पैटर्न बना था। ठीक है, फिर मार्केट में एक स्पिनिंग टॉप आया था। ठीक है, उसके बाद एक आपका डार्क क्लाउड कवर जैसा बन रहा था, फिर एक अचानक से छलांग मारा। तो जब वो सस्ता चल रहा था, सिंपल बात है, इस पॉइंट में जब वो सस्ता चल रहा था, 295 समथिंग चल रहा था, तो लोगों ने बाई किया और उसके बाद ये शेयर बढ़ना चालू किया। हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे। और अभी इसका शेयर ये कितना दिन में हुआ जानते हो? ये 4-5 दिन, एक हफ्ता में हुआ सर। 295 का शेयर अभी 348 में चल रहा है। माने ऑलमोस्ट 4-5 दिनों में, एक हफ्ता में ये शेयर कम से कम 55 रुपीज अप्रॉक्स रिटर्न, मैंने शेयर में ग्रोथ दिया है। अब आप हिसाब लगा लो, अगर किसी ने 100 शेयर में इन्वेस्ट किया था या ट्रेड लिया था, उतना कमाया, 1000 किया तो 1000 में कमाया, लाख किया तो लाखों में कमाया। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हो? सर मैं वही कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग शेयर मार्केट में इस तरह का चीज देखते हैं, उसका कैलकुलेशन टेक्निक अलग है, क्योंकि शेयर का क्या है ना, शेयर मार्केट में उसका अलग एक टेक्निक यूज होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, सस्ता में खरीदो, महंगा में बेचो। बॉन्ड भी यही बात कर, बॉन्ड मार्केट भी यही बात कर रहा है सर, ज्यादा कुछ नया बात नहीं कर रहे आप। सस्ता में खरीदो, महंगा में बेचो, और क्या। ठीक है, समझाने के लिए शेयर का थोड़ा एग्जांपल यूज किया, नथिंग मोर देन दैट। शेयर के बारे में बात करूंगा क्योंकि हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं सर, यहाँ पर शेयर बॉन्ड सब डिस्कशन होगा। ठीक है, लेकिन बिजनेस जब मार्केट करता है ना, वो बॉन्ड में भी काम करते हैं, शेयर में भी काम करते हैं, हर चीज में वो मार्केट से पैसा रेज करते हैं, और हमें फाइनेंशियली हर चीज को देखना है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को वाईटीएम समझ में आया और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशंस भी समझ में आया। हाँ, अगर किसी का कैलकुलेटर में कुछ इश्यूज आ रहा है, मैं वो आप लोगों के साथ, जिनको ज्यादा इश्यूज हुआ मैं उनको ऑफलाइन में जरूर बता दूंगा एक बार। आप लोग किसी वीक में विजिट करो एक दिन। ठीक है, मैं डेट भी दे दूंगा, अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो उस दिन आके आप कैलकुलेटर का प्रॉब्लम सॉल्व करा के जाओ। ठीक है, जिसका भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व करके जा सकता है। ओके सर। सर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताओ। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क करके बताना। ठीक है, अभी मैं थोड़ा धीरे ही चल रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करूंगा, पहले सीखो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनका भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिस है कर लो। नेक्स्ट वीक का क्लास होने से पहले मुझे सबका टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओके चाहिए। आई डोंट नो कैसे करोगे, पर कर लो सर, ज्यादा क्लास नहीं है, 5-6 क्लास है ना। फिर अगर डेली एक क्लास करके करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ना डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, आपका फिर ये वाला प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कंप्लीटेड बताया रखा है सर। क्यों नहीं करते आप लोग? एक होमवर्क दे रहा हूँ सर, करके मुझे नेक्स्ट दिन बताना। होमवर्क दे रहा हूँ, हाँ। A firm has a target debt equity ratio
जिसको अभी कैलकुलेटर में इशू हो रहा है अभी साइंटिफिक यूज कर लो, ठीक है, पर साइंटिफिक एग्जाम में अलाउड नहीं है सर, आपको कमर्शियल कैलकुलेटर में ही करना है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आके कमर्शियल कैलकुलेटर का टेक्निक सीख के जाना। बट हाँ, घर पे होमवर्क करने के लिए अगर कमर्शियल कैलकुलेटर आंसर जनरेट करने में दिक्कत दे रहा है, साइंटिफिक यूज कर लो, टू दी पावर यूज करके, ठीक है। अच्छा, डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्वल्स टू 12%, cost of equity equals to 20%. What is WACC, weighted average cost of capital? आंसर का हिंट्स भी दे रहा हूं सर कि क्या आंसर मैक्सिमम मैंने हो सकता है अप्रोक्स। हिंट्स है 14.67%, ये आंसर है। मैच करेगा तो खुश हो जाना, ठीक है सर। और भी दे सकता हूं, और एक क्वेश्चन करो। Firm's target debt equity ratio equals to 0.5. Pre-tax KD माने cost of debt equals to 16%, cost of equity equals to 20%, tax rate equals to 30%, compute KC। KC माने WACC। KC का मतलब ही होता है WACC नॉर्मली। अगर क्वेश्चन अलग से कुछ नहीं बोला तो आप KC करके निकाल सकते हो। इसका आंसर होना चाहिए 17.06%। आंसर इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर मैच करे तो खुश हो जाना। मुझे शेयर करना सर फोटो खींच के, ठीक है, मुझे फोटो खींच के शेयर करना, या फिर PDF बना के भी कर सकते हो, पर शेयर जरूर करना, ठीक है। ये दोनों होमवर्क दिया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया, ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट दिन देता हूँ। अच्छा, और एक क्वेश्चन लिख लो तो सर, इतना जब कर ही ले आओ, और एक क्वेश्चन लिख, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला देता हूँ, नहीं तो सारा इजी हो जाएगा। Consider the following bond issued by a company with a credit rating of AA, ठीक है। फेस वैल्यू equals to 1000, coupon rate equals to 10%, maturity equals to 5 years, 2028 में मैच्योर करेगा, ठीक है। ओरिजिनल जैसे NSE में बॉन्ड का दिया उसी तरह का है। राइट नाउ the following yields are available. जैसे कि क्या क्या मार्केट यील्ड अवेलेबल है मैं आपको बताता हूँ। यील्ड एज 5 ईयर ट्रेजरी, मैंने सरकार का जो 5 साल का ट्रेजरी बॉन्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड उसको टी भी बोलते हैं, टी बिल भी बोलते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड, ट्रेजरी सिंपल ट्रेजरी लिखता हूँ। मार्केट में जो ट्रेजरी है वो 8% रिटर्न दे रहा है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ AAA ओवर ट्रेजरी equals to 3%, and spread of
डबल ए ओवर ट्रिपल ए equals to 1%. Calculate intrinsic value. Of the bond. बस अभी जो ट्रेजरी बोला 8%, स्प्रेड ओवर डबल ए ओवर ट्रिपल ए बोला 3%, फिर स्प्रेड ऑफ डबल ए ओवर ट्रिपल ए बोला 1%. कुछ नहीं करना है सर, 8 + 3 + 1 को ऐड कर देना, तो वो एक्चुअली मार्केट में आपको सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड इतना रिटर्न दे रहा है, उसका वैल्यू मिल जाएगा. थोड़ा घुमा के बोला है, ट्राई मस्ट ट्राई, और कैलकुलेट करने के बाद शेयर योर आंसर टू मी. लिख लिया, कॉपी कर लिया ना? अरे कॉपी हो गया ना? हाँ सर. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करते हैं. थैंक यू सर, आज इतना ही है. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. Good night, sir. गुड नाइट सर, बाय Thank you, सर. sir. थैंक यू सर. राखी सर. ओके सर.